तो फ्रेंड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ समझा दिया था कंप्यूटर हार्डवेयर की वीडियो के अंदर। तो मेरी सभी वीडियो कंप्यूटर हार्डवेयर की ये जो कोर्सेस है इन सभी वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत कुछ पिछली वीडियोस के अंदर समझा दिया था कि वीजीए केबल क्या होता है, फिजिकल इसका डिज़ाइन क्या होता है, किस तरह से हम इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है वीजीए केबल का होता है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन समझाया था, वो वीडियो भी जाकर देखें। तो वीजीए केबल कौन सा होता है, किस तरह का होता है, किस तरह की सिस्टम होती है। उसके अलावा वीजीए एडेप्टर वगैरह मैंने आपको समझाया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की हर वीडियो के अंदर आपको पार्ट वाइज मिलेगा सब कुछ। मैंने आपको CRT LCD मॉड्यूलर का भी वीडियो बनाकर रखा हुआ है, वो जाकर देखिए वीजीए केबल के अंदर क्या होता है, किस तरह का कम्युनिकेशन उसका, इलेक्ट्रिकल पावर, किस तरह से हमारा मॉड्यूलर काम करता है। लैपटॉप के अंदर किस तरह से वीजीए केबल का यूज़ करके नया एक्स्ट्रा मॉनिटर हम ऐड कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया था। एक्सटेंडर क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा हम एक्सटेंडर रखते हैं यहाँ पर और एक्स्ट्रा डिवाइस रखते हैं। SMPS के बारे में हमारा वीडियो चल रहा है, तो SMPS का भी मैंने कुछ वीडियो बनाकर रखी हुई है। तो SMPS के पोर्ट, SMPS क्या है, SMPS की सभी मैंने टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाई थी पिछली वीडियो के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो SMPS मतलब कि हमारा जो पावर सप्लाई होता है, जो हमारा पावर देता है हमारे कंप्यूटर को, तो उसको लिए हम SMPS यूज़ करते हैं। जनरली ये AC टू DC का काम करता है। तो AC टू DC क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था। DC टेक्नोलॉजी क्या होती है, AC टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो अल्टरनेट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। पावर प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। ओके, तो अलग अलग पावर की प्रोसेस किस तरह की होती है ये मैंने आपको समझाया था। बेसिकली जो हमारी जितने भी हमारे जो कंप्यूटर के अंदर पावर यूज होने वाला अगर डैमेज हो जाए तो हमारा पूरा कंप्यूटर वर्क नहीं होता है यहाँ पर। तो कौन सी प्रिंसिपल पर हमारा SMPS काम करता है मैंने आपको समझाया था कि वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ SMPS के बारे में समझाया था। साथ ही मैंने आपको कंप्यूटर इस हार्डवेयर की वीडियो के अंदर अलग तरह की जो बहुत ही मेंटेनेंस वोल्टेज वगैरह समझाया था। तो AC टू DC क्या होता है, इसके अंदर जनरली पर्पस डिफरेंट की जो कौन कौन से अलग अलग पार्ट होते हैं, वोल्टेज होते हैं, जो डिफरेंट वायर की डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पावर को। तो मैंने आपको ये भी समझाया था। उसके अलावा मैंने आपको AC टू DC में जाने वाले जितने भी करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है या DC करंट होता है, उसके अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकॉन या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। वो IC अलग तरह की IC होती है, तो उनके लिए अलग से यहाँ पर बोर्ड होता है। यहाँ पर SMPS का ये बहुत ही अलग तरह का सिस्टम होता है, मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। तो वीडियो जाकर देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा। उसके अलावा जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं, कौन कौन से किस तरह के जनरेशन के अंदर किसे वॉट बढ़े, यहाँ पर ये भी समझाया था। तो SMPS के अलावा मैंने आपको समझाया लैपटॉप के अंदर क्या होता है। लैपटॉप भी हमारा DC वोल्टेज पर ही काम करता है, जिस तरह से हमारा मेन डेस्कटॉप का मदरबोर्ड DC का काम करता है। तो लैपटॉप के अंदर किस तरह का होता है, उसके अंदर पावर प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अलग पावर को। ओके, क्योंकि उसके अंदर SMPS नहीं होता, फिर भी ये छोटा सा एडेप्टर होता है जो हमारी बैटरी को चार्ज कर लेता है। तो किस तरह से होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। तो वो वीडियो जाकर देखिए तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, कि SMPS की पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पावर प्रोसेस क्या होती है, ये भी मैंने आपको समझा था। कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर मैंने सभी वीडियो को पार्ट वाइज से समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि AC टू DC क्या होता है, AC से DC किस तरह से करंट होता है हमारा कंप्यूटर में, किस तरह से DC करंट आता है यहाँ पर, वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारे SMPS के अंदर, मैंने आपको समझाया था। तो वो वीडियो जाकर भी देख ले। उसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पावर जो होती है वो पावर के अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, और हाई वोल्टेज से जितने भी होते हैं कम, जितने ज़रूरत के हिसाब से हम उसको वोल्ट को निकाल लेते हैं यहाँ पर, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी मेंटेनेंस रहे, इसलिए यहाँ पर उसको बढ़ा भी सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। इस हिसाब से यहाँ पर ये इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया था। किस तरह से डिज़ाइन किया था मैंने आपको समझाया था, वो SMPS की वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। उसके अलावा जो अलग अलग वोल्टेज आते हैं तो कौन कौन से कनेक्टर होते हैं, 24 फिर हमारा SATA कनेक्टर होता है, मोलेस कनेक्टर होता है, CPU होता है, लेकिन एडेप्टर के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको समझा था कि चिपसेट जो होती है हमारे मदरबोर्ड के अंदर, CPU के अलावा नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और भी छोटी छोटी चिप होती है, वो भी DC वोल्टेज पर काम करती है। तो वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से डेटा का ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से पावर का ट्रांसफ़र होता है,
तो ये भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है। सीपीयू किस तरह से बाइनरी वर्क करता है, किस तरह टेक्नोलॉजी पर बाइनरी को वर्कआउट करता है, ये भी समझा था। सीपीयू का अलग अलग तरह का किस तरह से बाइनरी को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा जो है वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, वो मशीनी भाषा समझता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहती है। वो क्या होती है, किस तरह की होती है, तो आप मेरे कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आप सीपीयू का वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको समझा था कि बेनिफिट्स ऑफ एस का फ़ायदे कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। एस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यहाँ पर, तो हर फ़ायदा कौन कौन से, किस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वो वीडियो जाकर देखिए। ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा था बेनिफिट ऑफ एस को यूज़ करने के अलग अलग तरह तरह के फ़ायदे होते हैं यहाँ पर, जो आमतौर पर नहीं बताए जाते, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको समझा कर रखा हुआ है। वो जाकर देखिए तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो सभी वीडियो मेरी जो होती है पार्ट वाइज होती है। आज जो हम सीखने वाले एस के पावर वगैरह जो समझेंगे यहाँ पर, ओके। तो ध्यान से देखें कि ये जितने भी कनेक्टर है सभी पावर की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके हम अलग अलग डिवाइस के अंदर पहुँचाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि ये जो पावर किस तरह से पहचानते हैं, उसका लेबल के ऊपर लिखा हुआ होता है, कौन कौन से वोल्ट वगैरह होता है, वोल्टेज वोल्ट वगैरह कितना रिक्वायरमेंट होता है। ज़्यादा पावर दोगे तो भी हमारा कंप्यूटर डैमेज होगा, कम होगा तब भी हमारा डैमेज होगा कंप्यूटर, तो ऐसा ना हो, इसलिए मेरे को समझा था। तो आज हम जो सीखने वाले एस एम पी ट्रांसफर पावर, तो इस ट्रांसफर पावर किस तरह से होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, ओके। बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ओके। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएमपीएस ट्रांसफर पावर क्या होता है? नॉर्मली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसी टू डीसी मैंने समझा था। तो लाइक होता है पावर सप्लाई एंड एसएमपीएस ट्रांसफर पावर फ्रॉम डीसी और एसी सोर्स आफ्टर मेन पावर सी एसी एडेप्टर टू डीसी लोड्स। तो कुछ ऐसे भी पावर सप्लाई होते हैं जो डीसी में से एसी को भी बदल सकते हैं और एसी में से डीसी को भी बदल सकते हैं। तो ये हमें डीसी लोड के बारे में समझना है, सच इज पर्सनल कंप्यूटर वाइल कन्वर्टिंग वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ ऐसे पावर सोर्सेस है जो पावर होते हैं हमारे डीसी के सिस्टम को समझने के लिए। ओके, तो डीसी लोड जो होते हैं मतलब कि हमारा मेन मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, सब कुछ मेरे को समझाया था। तो यहाँ पर देख सकते एक इम्पोर्टेंट आपके सामने चार्ट है यहाँ पर। ओके, अब ये जो पल्स देख रहे हैं एसएमपीएस ट्रांसफर किस तरह से पावर को करता है, डीसी को किस तरह से बनाता है, यहाँ पर मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर लेकिन पहले कन्वर्टिंग वोल्टेज क्या होता है ये हमें समझना होगा। मान के चलते हैं कि ये जो हमारा जो रेड है ये है हमारा एसी करंट। ओके, अब ये एसी करंट जो है फ्लो होता है यहाँ पर अप डाउन करके, यहाँ पर ओके इस तरह से फ्लो होता है यहाँ पर अप डाउन करके। ये एक तरह का डीसी का एक जनरेट होने वाला पावर सोर्सेस होता है वो। अब ये जो डीसी हमें चाहिए, हमें अप डाउन कभी भी पावर नहीं चाहिए, हमें सीधा अगर ये देख सकते अप है तो ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए हमारे, क्योंकि हमारी सर्किट खराब हो जाएगी। अब बीच में ये टाइमिंग नहीं हो गया, टाइम है। अब यहाँ पर ये जो जैसे कि इसके नीचे जितने भी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ पर, ओके तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब जो बीच में ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लू लाइन हमारे वोल्टेज की डिफरेंस वैल्यू बताता है कि कितना ये वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है और इसका कितना टाइम के अंदर, कौन से सेकंड्स के अंदर बंद हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते कि एसी का ये जो देख सकते कि एसी का चार्ट लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो एसी जो है पावर को डाउन करके फिर अप फिर डाउन ये होता है यहाँ पर। इससे ये कंप्लीटली कंटिन्यूसली नहीं चलता है, लेकिन ये क्या होता है एक तरह का फ्लो होता है यहाँ पर, इस तरह से फ्लो होता है यहाँ पर। जबकि डीसी जो होता है हमें ये चाहिए होता है कि हमें कंटिन्यूसली पावर वोल्टेज मिलता जाए। तो अनलाइक लाइनर पावर सप्लाई, द फास्ट ट्रांसफरिंग स्विचिंग बोर्ड सप्लाई कंटिन्यूसली स्विचेस बिटवीन लोड डिस्पेंशन। तो हमें ये चाहिए होता है कि लोड डिस्पेंशन हमें मिले और जितना ये कंटिन्यूसली पावर मिले, कंटिन्यूसली हमें पावर मिलना चाहिए सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर पावर कंटिन्यूस नहीं अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अब हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये एसी का मेन प्रॉब्लम यही होता है यहाँ पर। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसफर होता है, पावर ट्रांसफर होता है, तो हमारी सर्किट जो हो गई छोटी छोटी ऐसी होगी वो खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली सेम वोल्टेज पावर ना है ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा ना कम। तो इसलिए हमें बनाना चाहता है फुल ऑन एंड फुल ऑफ स्टेट्स, स्पेंड वेरी लिटल टाइम इन द हाई डिस्पेंशन यहाँ पर ट्रांजिस्टर यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो विच मिनिमाइज वो स्टेट एनर्जी। तो कम से कम जो मिनिमाइज कम से कम वेस्ट एनर्जी हो। अब ये जो दे सकते कि हमारे सामने ये जो दे सकते कि एक एसी में से डीसी में करंट फ्लो करना है, मतलब बनाने का, कन्वर्ट करने का एक डायग्राम है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझा था पिछली वीडियो में भी, लेकिन अभी आपको ये सीधा सिंपल समझ देता हूँ। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये देख सकते कि यहाँ पर एसी इनपुट आ रहा है। अब एसी इनपुट का मतलब होता है कि जहाँ से हमारा बोर्ड में से वायर आ, मतलब कि करंट आ रहा है, यहाँ पर एसी करंट आ रहा है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको क्या करता है ट्रांसफार्मर के बाद एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, तो ट्रांसफार्मर के बाद ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, उसके बाद यहाँ पर एक स्विच है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देख सकते कि ये जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर का एक लोगो यहाँ पर देख सकते। आपको अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की होगी, इंजीनियर को पता होता है कि किसका सिंबल होता है। अब ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हो, 4 डायोड का आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हो यहाँ पर। और जैसे तो कि ये जितना भी अभी हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद इस तरह का होगा, यहाँ तक हमारा आ चुका है इस तरह से। अब ये डीसी तो शुद्ध डीसी नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा,
इसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो इसको फिल्टर करने के लिए हमें चाहिए यहाँ से रिच रेक्टिफायर से यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा एक कैपेसिटर। जैसे कि यहाँ पर ब्लू है वो डीसी करंट है, आप देख सकते हैं एसी है देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आर रिच रेक्टिफायर होते हैं, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करता है, फिल्टर करते हैं इसको इस तरह से कैपेसिटर लगाकर। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो होता है वो कंट्रोल सर्किट को, यहाँ पर हमारे स्विच मतलब एक तरह के आईसी लगाई हुई थी। तो कंट्रोल स्विच क्या करती है कि जैसे हमारा स्विच जो होता है वो पावर का वोल्ट बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये जो होता है यहाँ पर ऑटो कपलर होता है यहाँ पर। ओके, अब ऑटो कपलर क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं उनको पता होगा ऑटो कपलर, लेकिन आपको ना पता तो नहीं कुछ नहीं था। ऑटो कपलर एक लैग बीम रिसोर्सेज जो होता है वो क्या करता है कि पावर का ऑन हो रहा है उसको बंद करना है, वो एक सिग्नल भी भेजता है और पावर भी भेजता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सी छोटा सा ऑटो कपलर होता है यहाँ पर सर्किट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये पार्ट है, ओके, ये बड़ा हाई वोल्टेज का पार्ट होता है। और साइड पर हम जो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन जो है पावर ज़्यादा होता है यहाँ पर। ओके, तो ज़्यादा पावर के लिए इसको एसी में से डीसी यहाँ पर ही करना पड़ता है। और यहाँ पर छोटे यहाँ पर पावर का ऐसे होता है 3 वोल्ट 5 वोल्ट वगैरह जो होते हैं इसकी सर्किट की इस तरह से डिजाइन की गई हुई होती है। तो इसी डिजाइन के कारण ही हमारा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट पावर होता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो जितने भी सिस्टम होते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो है पावर हमारा आ रहा है इस तरह से मैप होता है इसका इस तरह का डिज़ाइन करने के लिए। और वो पावर मान के चलते कि 240 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, और बीच में आपने ट्रांसफार्मर लगा यहाँ पर। ओके, यहाँ मान के चलते कि 110 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा या फिर आपने 130 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया। तो ये जो मेन पावर आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के थ्रू, अब ट्रांसफार्मर के थ्रू आ तो रहा है, लेकिन अब ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। फिर इसके बाद जैसे कि बड़े बड़े कैपेसिटर लगाए, जैसे ये कैपेसिटर है। तो ये जो है पावर एसी भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर है यहाँ पर। ओके, तो कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये फिल्टर करता है जो हमारा जो एसी वोल्टेज में से डीसी बना है। अब डीसी वोल्ट को फिल्टर करना पड़ता है, जब तक फिल्टर नहीं करो तो आपको शुद्ध डीसी नहीं मिलेगा। तो ये जो सिस्टम जो होता है वहाँ से फिर आपको जैसे ट्रांसफार्मर आप ले जा सकते हो, इंडक्टर में ले जा सकते हो, आप अपने तरीके से वो भी आप सर्किट बना सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप डेटा मतलब कि आपको उस पावर को यूज़ कर सकते हो, आप पावर को क्या कर सकते हो अलग तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसका वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 5 वोल्ट 3 वोल्ट में 3 और 6 वोल्ट। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वो मेन वोल्टेज को आपको डीसी में बदलना होगा, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट होता है ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह की डिजाइन की गई होती है। यहाँ पर इधर से इंडक्टर है। अब ये जो इंडक्टर वगैरह जो होते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारे इसके अंदर भी यही चीज़ें होती है। हमारे एडेप्टर के अंदर, लैपटॉप के एडेप्टर के अंदर इसका भी यही प्रोसेस होता है डीसी को बनाना। ओके, तो ये डीसी डायरेक्ट भेजता है यहाँ पर एक ही पिन के लेके। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर बहुत सारे वायर निकले थे। देखिए डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है कि इसको डायरेक्टली सभी अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है यहाँ पर। ओके, लेकिन हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के अंदर सिर्फ पिन ही होती है, एक पिन होती है जो आप लैपटॉप में लगाते हो और आप चार्ज करते हो। वहाँ से पावर ऐसी क्या करती है सभी जगह पर अलग अलग तरह की अपना पावर भेज देती है यहाँ पर। लेकिन जब हमारा डेस्कटॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग पिन्स होती है। अब यही अलग अलग पिन में से जो है यहाँ से अलग सेक्शंस में से पावर निकली हुई होती है अलग अलग जगह से। देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे अलग आपको पिन देखने को मिलेगी यहाँ पर देख सकते हो कि। ओके, तो ये जो हमारा जो यहाँ पर देख सकते हो ये पार्ट यहाँ के अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, यहाँ पर उनके अलग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कैपेसिटर्स, बहुत सारे यहाँ पर उनकी लाइन जो डिज़ाइन की जाती है, तब जाकर ये छोटा एसएमपीएस बना। पुराने टाइम के अंदर बहुत बड़ी सारी एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इतने छोटे कर दिए गए, इतने अच्छे कर दिए कि इसको बनाने के लिए भी, इसको डिज़ाइन करने के लिए भी बेहतर हमें रिसोर्स मिला। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नए टाइप के एसएमपीएस की। इसके अंदर भी वही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एनहांसमेंट किया गया है।
इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो थी किस तरह की थी, इसकी जो कितनी कैपेसिटी थी, उसको कैपेसिटी को ध्यान में रखकर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ध्यान में इस तरह से बड़े बड़े यहाँ पे एस बनाए गए यहाँ पर। अब इस एस की जो वोल्टेज होती है, वॉट होता है, वो पावर बड़े हो गए यहाँ पर, उसको ज़्यादा होती है। आपके सामने एक गीगाबाइट का एक आपका एस है, गीगाबाइट कंपनी का आपके सामने एस ये एस क्या करता है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो पावर जो होती है वो आपके सामने है। अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एस जो होता है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट की पहले से इसकी सर्किट जो होती है वो यहाँ पर बनाई गई होती है यहाँ पर। अब इसको कितने वोल्ट है, कितने वोल्ट इसने यूज़ किए, देखिए कोई भी एस हो आपका डेस्कटॉप का, सिर्फ डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये जो पिन जो होती है, ओके, जितनी पिन होती है ये 1 से 20 तक फिक्स होती है। आप सभी के अंदर देख सकते कि ये सभी पिन जो होती है फिक्स होती है यहाँ पर, उसके अंदर सेज भी चेंज अप या डाउन नहीं होता यहाँ पर, इसके वोल्टेज कंप्लीट फिक्स होते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसके वोल्ट फिक्स होते हैं यहाँ पर। लेकिन कोई नया मदरबोर्ड आप लाते हो तो उसकी जो पावर जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वोल्ट जो होती है, इसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पिन इसके अंदर दी जाती है। क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा पिन दी जाती है, तब जाकर ये जो है दूसरों से बेहतर एक बना आप एस यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह के नए मदरबोर्ड के अंदर अगर पुराना वाला एस लगाओगे तो मदरबोर्ड के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसको ज़रूर चाहिए जो इतनी पावर नहीं मिलेगी तो वो मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। इसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करना, इसीलिए हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि मदरबोर्ड कितना पावर का, उतनी पावर का ही हमें एस लाना चाहिए। ज़्यादा वोल्ट का भी पावर एस लाने की कोशिश ना करें क्योंकि ये डैमेज हो सकता है। अब आपके सामने ये देख सकते कि ये एस है, नए टेक्नोलॉजी का है, नए तरीके का है। इसके अंदर सभी जो वार होती है वो अलग अलग पिन के अंदर दी गई, जैसे देखिए अलग अलग पिन के अंदर होती है। एस के बॉक्स में ही होता है यहाँ पर। ये फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, मूवेबल टाइप होता है, जब भी जरूर पड़े तो आप लगा सकते हो, बिना जरूर वाले केबल आप निकाल सकते हो यहाँ से। देख सकते हो कि यहाँ पर ये इस तरह की होती है। लग पुराने टाइम के अंदर ऐसा नहीं होता था, पुराने के अंदर यहाँ पर फिक्स तो निकल कर आती, लेकिन यहाँ पर जैसे कि नए टाइप के जो एस जो है ये पावर प्रोसेस होती है कि अलग अलग जगह पर ये डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब निकाल कर ये अलग अलग जगह पर आप लगा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये गीगाबाइट की, जैसे कि गीगाबाइट के अलावा और भी बहुत सारे अलग कंपनी जो होती है वो अपनी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सिस्टम को और अच्छी तरह से बेहतर बनाने के लिए ये अलग तरह के मॉडल, अलग तरह के सिस्टम लेकर आती है यहाँ पर। ओके, तो नए नए मदरबोर्ड आते हैं, काफ़ी गेमिंग मदरबोर्ड होते हैं, ग्राफिकली मदरबोर्ड होते हैं, हेवी पावर लेते हैं, हाई लेवल के पावर लेते हैं, तो उनके लिए 1200 वोल्ट 1000 वोल्ट जो होते हैं, तो वो काफ़ी जो पावर जो होती है जनरेट करने वाले, उसी तरह से इसके अंदर एस की डिज़ाइन की जाती है। अब ध्यान से देखिए कि गीगाबाइट जो एस है, ये वाला एस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वाइज के जो पोर्ट्स जो होते हैं यहाँ पर आपकी पावर मिलते हैं यहाँ पर। तो हमारे जो एस के जो पोर्ट्स जो पार्ट्स जो यहाँ पर देख सकते कि ये 24 पिन का यहाँ पर एस वगैरह देख सकते कि एस से साटा है, मॉलेक्स से बहुत सारे अलग पिन जो होती है। तो इस तरह जो पिन जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी होती है कि कितना वोल्ट जनरेट होता है, कितना आपका एस नॉर्मली वो सेम ही होती है, सभी कंपनी सेम ही रखती है, एग्जैक्टली सही रखती है यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हो कि हमारे जो एस की टेक्नोलॉजी है यहाँ पर देख सकते कि अलग अलग तरह की हमारे सामने पिन्स है यहाँ पर। ओके, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है आपके सामने एस डेस्कटॉप के लिए सिर्फ, ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए है यहाँ पर। डेस्कटॉप जो होता है वो डेस्कटॉप हमारे लिए जो गेमिंग मदरबोर्ड है ये चीज़ आपके सामने होगी, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में और भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आए, वो एक तरह की काफ़ी हेवी और हाई लेवल की हो सकती है आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हर इंजीनियर अपनी डिज़ाइन अलग अलग, हर कंपनी जो होती है वो अपनी अपनी अलग हिसाब से स्टार्ट करती है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो सामने ये देख सकते हो कि ये जो एस है ये एक तरह का हाई लेवल का और हेवी एस कह सकते हो आप यहाँ पर। तो जितने भी हमारे पुराने जो एस थे उसको ध्यान में रखते हुए उसके अंदर काफ़ी जो इसके मैकेनिज्म, इसके जो इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है यहाँ पर, उसकी डिज़ाइनिंग होती है जो काफ़ी अलग से की गई हुई है यहाँ पर। ओके, और इसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन और ज़्यादा भी बढ़ा चुकी है यहाँ पर, और साथ ही इसके वॉट भी बढ़ाए गए यहाँ पर, उसके एम्पियर भी बढ़ाए गए यहाँ पर, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पावर देना ही होगा। अगर पुराना वाला एस यूज़ करने की कोशिश करो काफ़ी हाई
मदरबोर्ड वाली एसएमपीएस के अंदर, तो क्या होता है कि वो पावर इतना ले नहीं पाता, मतलब खींच नहीं पाता, मतलब कि वो जनरेट नहीं कर पाता है हमारा एसएमपीएस। तो एसएमपीएस के ऊपर भी ज़्यादा लोड पड़ता है, एसएमपीएस भी जलने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा हम दूसरे की द hypothetical ideal switches mode power supply could dispatch no power. Voltage regulator is achieved by varying the ratio of on-off time, also known as a duty cycle. तो ये जो एस एम पी एस की टेक्नोलॉजी है, ये आइडियल स्विचिंग मॉड्यूल पावर टेक्नोलॉजी तो है ही, और उसके अंदर नो पावर अभी कह सकते हो। अभी जब भी मैं कहता हूँ कि स्विच ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर इसकी अचीव करता है कि इसमें वेरिंग रेशियो पावर होता है उसका ऑन ऑफ टाइम। तो सभी के अंदर ये सिस्टम तो एक ही रहेगी, स्विचिंग करने की और स्विचिंग से थ्रू पावर को जनरेट करने की होगी। जैसे तो कि ये पुराना वाला एस एम पी एस है और एक नया वाला भी एस एम पी एस है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते कि ये नया वाला एस एम पी एस के अंदर फैन देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा और हाई लेवल का, हाई टेक्निक का एस एम पी एस है। कहने का सीधा मतलब ये कि आप कोई भी नया एस एम पी एस लो, पुराना वाला एस एम पी एस लो, लेकिन ये एक तरह का ऑन ऑफ टाइम का एक पावर सप्लाई, एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ही काम करेगा। इसका काम ही यही है कि वोल्टेज जब जनरेट होता है तो वो किस तरह से वो जनरेट होगा, किस तरह से वो डीसी को जनरेट करेगा। बेसिकली जो हमारे एसी में से डीसी जब करंट बनता है तो काफ़ी उसकी प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस में से वो वोल्टेज गुजरता है, फिर अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर 3 वोल्ट में, 5 वोल्ट में, 10 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 15 वोल्ट में। तो यहाँ पर ये देख सकते कि ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, वो ब्रिज रेक्टिफायर से स्टार्ट हो जाता है डीसी करंट बनने में। ओके, तो हर जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है उनको पता होता है कि ये जो एक तरह का निशान, ये जो मार्क है क्या है, ये ब्रिज रेक्टिफायर किसको कहते हैं, इसका एक अलग तरह का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है यहाँ पर। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप समझ सकते हो कि हर तरह की एक जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर जो यूज़ करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पर आपका आपके पोलराइज सिस्टम हो गया, नॉन पोलराइज कैपेसिटर हो गया, फिर ट्रांजिस्टर हो गया, फिर इंडक्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, रजिस्टर के बाद आपका मॉसफेट हो गया। ये बहुत सारे अलग तरह की डायोड्स वगैरह जो होती है वो भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ओके, तो ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह जो होती है वो काफ़ी बेसिकली जो उसका काम ही होता है कि एसी बेसिक डीसी को करंट बनाने का काम। ओके, तो ऑन ऑफ टाइम करना, इसके अंदर बहुत सारे ड्यूटी वगैरह जो होती है वो स्टार्ट करता है यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारे जो सिस्टम जो होते हैं वो कंपोनेंट जो होती है वो डीसी पर ही काम करते हैं। तो अगर एसी पर आप काम करने की कोशिश करो, एसी में जो स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, तो क्या होता है कि आप उस एसएमपीएस के अंदर जिसके थ्रू आने वाला को करंट वो होता है हमारा, अगर एसी आप डायरेक्ट दोगे तो इसका डैमेज हमारे एसी के ऊपर पड़ेगा। ओके, और एसी ठीक से काम नहीं करेगी। तो डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट जो होता है वो कंटिन्यूसली चलने वाला करंट होता है, मतलब कि वो कभी भी अप डाउन होता नहीं है, वो ड्रॉप नहीं होता है यहाँ पर। ये होता है डीसी की टेक्नोलॉजी। तो जो भी हमारी पिन समझ सकते हो कि हमें 24 वोल्ट की पिन है यहाँ पर। तो पहले के टाइम के अंदर पुराने वाले जो एसएमपीएस जो थे, पुराने वाले मदरबोर्ड जो थे, वो सिर्फ 20 पिनों का ही यहाँ पर होता है यहाँ पर। तो 20 पिनों से जितने भी वोल्ट है आपके सामने है, जैसे कि अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूट होकर ही यहाँ पर आते थे, ये जितने भी पावर है डीसी वोल्टेज के अंदर आते हैं यहाँ पर। ओके, तो हर वोल्टेज का एक अपना वैल्यू होता है। ओके, हर पिन के अंदर वैल्यू होता है। अब ये जैसे कि ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर क्या करता है कि हमारे एसएमपीएस को स्टार्ट करने का काम करता है। अगर ये वायर यहाँ से आप कट कर दोगे बीच में से तो आपका एसएमपीएस स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो पूरा जो होता है यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है कि पावर किसमें स्टार्ट होगा। तो इन कॉन्ट्रास्ट और लाइनर पावर यहाँ पर सप्लाई जो होता है वो रेगुलेट आउटपुट वोल्टेज के ऊपर होता है यहाँ पर। ओके, कि वो आउटपुट कितना वोल्टेज के अंदर रहता है। तो बाय कंटिन्यूसली डिस्पैचिंग पावर इन पास ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर क्या करता है कि वो पास करता है ट्रांजिस्टर को, हर वोल्टेज को चेक, मतलब कि चेक करके उसके अंदर कितना वोल्टेज, तो इसको
रजिस्टर्स मतलब ट्रांजिस्टर से पास किया था। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, वो भी, और रजिस्टर क्या होता है वो भी समझाऊंगा। वो इलेक्ट्रिकल की वीडियो के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मैं इलेक्ट्रिकल की वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं आपको समझाऊंगा। द हायर पावर कन्वर्जन जो होते हैं वो क्या होता है, हाई पावर वोल्टेज हम अपने मदरबोर्ड को नहीं दे सकते क्योंकि वो जल जाएगा। एफिशिएंसी इज अ इम्पोर्टेंट एडवांस ऑफ स्विचेस मोड पावर सप्लाई। यही मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे पावर सप्लाई को स्विचिंग मोड में रखें कि जब भी पावर की सिस्टम होगी तो वो पावर उसी वायर के थ्रू, उसी केबल के थ्रू, उसी तार के थ्रू उतना ही उसको मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही होती है इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो भी डीसी करंट। तो डीसी टेक्नोलॉजी होती है वो कंटिन्यूसली हमारे जो कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड को, वो कंटिन्यूसली हमें पावर उसको हम देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कंप्यूटर जो होता है वो जब स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है कि उस चिप के अंदर, मदरबोर्ड की छोटे छोटे चिप होती है, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, रैम होती है, बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस होती है, उसको कंटिन्यूसली पावर, सेम पावर चाहिए होती है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है वो हमारा कंप्यूटर खराब होता है या फिर हमारा कंप्यूटर की उस सिस्टम के अंदर डैमेज होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर, या ये जो है डीसी की पावर की प्रोसेस यही होती है यहाँ पर। तो पहले जो पुराने वाले जो एस के अंदर देख सकते कि इस तरह से 20 पिन के ही मदरबोर्ड आता है, 20 पिनों का ही मदरबोर्ड आता था यहाँ पर। देख सकते कि यहाँ पर 20 पिन का ही मदरबोर्ड आता था, लेकिन 24 क्यों हुआ, क्योंकि सीपीयू जो थे वो काफ़ी बेहतर बनने लगे मदरबोर्ड के अंदर। जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन में तो ज़्यादा अच्छे सीपीयू बनने लगे, तो पावर की और ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी। 1990 में तो ज़्यादा पावर, 1992 के अंदर बहुत अच्छे और मदरबोर्ड होने लगे। तो जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर अच्छे होने लगे, उसकी डिज़ाइन मदरबोर्ड की काफ़ी अच्छी होने लगी। तो जो कंप्यूटर जो इमेज ना हो उसके अंदर और अच्छी पावर की रिक्वायरमेंट, उसके रिसोर्सेज को जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से उसको वोल्टेज मिले, सही तरीके से वोल्टेज मिले, इसलिए 20 पिनों का पहला यहाँ पर आया। फिर बाद में और बढ़ाने के लिए उसको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ी, वोल्टेज की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नॉर्थ ईच साउथ ईच के अलावा सीपीयू को भी बहुत एडवांस बनाया गया, कोर ड्यूअल कोर टू ड्यूअल बनाया गया, यहाँ पर सीपीयू को और बेहतर बनाया गया। तो पावर को अब और ज़्यादा जरूरत थी, तो 24 पिन के अलावा और 4 पिनों का एक और स्लॉट बनाया गया मदरबोर्ड के ऊपर, क्योंकि कंटिन्यूसली जो पावर हमें देना होता है वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही वो वोल्टेज कितना लेता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज कम भी नहीं होने चाहिए और वोल्टेज ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। कम वोल्टेज के कारण वो जो प्रोसेस होती है, पावर का प्रोसेस होती है, वो काफ़ी कम होता है और उसका काफ़ी में नुकसान होता है यहाँ पर। उसके ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो भी हमारा कंप्यूटर जो होता है, उसके जो मदरबोर्ड छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वो भी जल सकते हैं। तो उसको इस तरह से क्रिएट किया गया है, मदरबोर्ड को इस तरह से बनाया गया है यहाँ पर कि जब भी कोई वोल्टेज आता है या करंट आता है तो उसकी फिक्स पिन होती है। देख सकते हो कि यहाँ पर फिक्स पिन है, यहाँ पर हर वोल्टेज के ऊपर आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, जितने भी वोल्टेज होते हैं यहाँ पर लिखा होता है। हर पिन का, हर वोल्टेज का अपना अपना एक एक उसका एक प्रोसेस होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के लिए, उसकी ट्रांसफ़र के साथ साथ उसकी जो सिस्टम जो होती है वर्कआउट करने के लिए। तो ये जो होती है पावर की एक प्रोसेसिंग एक यूनिट होती है यहाँ पर। ओके, कि हर कंप्यूटर जो होती है वो एक एक तरह की यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, ट्रांसफरिंग रेटिंग होती है यहाँ पर, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अलावा वो वोल्टेज कितना यूज़ कर रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम कोई वोल्ट के अंदर पिन लगाते हैं तो वो पिन जो होती है हमें ध्यान से रखनी होती है। जैसे कि ये वाला पार्ट होता है, उसकी जो नोच वगैरह मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। अभी तो आप इतना समझिए कि हर पिन जो होती है 24 पिन के अंदर वो फिक्स होती है और उसका वोल्टेज भी फिक्स होता है यहाँ पर। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो मेन कंप्यूटर के अंदर हमारे जो मेन मदरबोर्ड होते हैं वो जो एसएमपीएस पावर जनरेट करता है, तो वो हमारे मदरबोर्ड को काफ़ी कंफर्टेबल हो, उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको भी कम्प्लीटली कंटिन्यूसली पावर मिलता रहे। यही वो चीज़ें होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटिन्यूसली पावर भेजने वाली ये सिस्टम होती है यहाँ पर। ओके, तो
वो एक क्या होता है कि जब भी हमारा कोई पावर की सर्किट जो होती है, हमारे मदरबोर्ड की पावर की सर्किट होती है, जब हम पावर बटन दबाते तो एक ही झटके में हमारा एसएमपीएस जो होता है वो एक ही सेकंड के अंदर पूरे हमारे मदरबोर्ड के अंदर पावर भेजना स्टार्ट कर देता है। ओके, लेकिन जैसे हम अपना कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं तो क्या होता है कि सभी जगह से जितना भी पावर है उसको बंद कर देता है। शट डाउन कर मतलब बंद कर, यही होती है स्विचिंग करने की सिस्टम। ओके, तो मैंने कहा ना कि वोल्टेज रेगुलेटर इज अचीव बाय वेराइंग द रेशियो ऑफ ऑन ऑफ टाइम, यही मेन चीज़ होती है। इसलिए हम एसएमपीएस को यूज़ करते हैं। इसकी प्रोसेस यही होती है कि जब हमें चाहिए इसको ऑन करना तो हम पावर बटन दबाए तो वो सर्किट जो होती है वो क्या होती है, कंट्रोल सर्किट, उसको पता होता है कि पावर ऑन हुआ है यहाँ पर, तो इसको ऑन करो। शट डाउन करते तो हम शट डाउन, हमारा पूरा कंप्यूटर होता है तो पावर कंट्रोल जो स्विचिंग होती है, जो आईसी होती है उसको शट डाउन करती है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई कैन ऑल्सो बी substantially smaller and lighter than liner supply because transformer can be much smaller। जो स्विच बोर्ड पावर सप्लाई है उसको वो बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही लाइट वेट में कम है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि ट्रांसफॉर्मर जो था इसको बहुत ही हमने छोटा बना दिया। ट्रांसफॉर्मर की जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी छोटी हो गई, इसकी वजह से हमारा जो है ये एसएमपीएस इतना छोटा बना हुआ है। अगर हमारा एसएमपीएस के अंदर ट्रांसफॉर्मर छोटा टेक्नोलॉजी नहीं होता था तो वो बहुत ही ज़्यादा जगह ले लेता था, मतलब कि वो जगह की जो सिस्टम जो थी वो काफ़ी बड़ी हो जाती थी यहाँ पर। इसी की वजह से यहाँ पर हमारा एसएमपीएस जो होता है वो काफ़ी इतना जो हमारा स्मॉलर और लाइटर बना हुआ है यहाँ पर। तो एसएमपीएस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है कि ज़्यादा पावर जो होता है उसको कम कर देता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी मेंटेन करने का भी एक तरह का, तो कम वोल्टेज को ज़्यादा करना और ज़्यादा को कम करना, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का काम करता है यहाँ पर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि जब भी हमारा आप कोई भी एसएमपीएस ले लो, ऐसा नहीं कि हमारा एसएमपीएस ही हमारा डीसी कंप्यूटर का एसएमपीएस ही डीसी वोल्टेज जनरेट करता है, ऐसा नहीं। हर सिस्टम के अंदर वो चलने वाली डिजिटल सिस्टम जो इसके अंदर डीसी पावर वोल्टेज चाहिए तो इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर की सिस्टम होगी, डायोड, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर, ये 3 चीज़ें होगी ही यहाँ पर। उसके बिना आपका कोई भी डीसी वोल्टेज टेक्नोलॉजी बनेगा नहीं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो एक्चुअली उतने लेवल का वोल्टेज जो होता है वो डाउन कर देता है यहाँ पर। ओके, जैसे कि 240 वोल्ट का हमारा घर के अंदर आता है तो आपको चाहिए 40 वोल्ट, तो आपको 50 वोल्ट का या ऐसा ट्रांसफार्मर लेगा जो 40 वोल्टेज आउटपुट दे। ओके, फिर उसके बाद आप डायोड कार्ड, बीज रेक्टिफायर लगाकर, कैपेसिटर लगाकर भी आप डीसी कार्ड ले सकते हो। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी हमारे 24 पे, ये पूरा मैं अलग अलग कंपनी का मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये जो है ये डेल पेंटिनियम 2 एंड 3 का है। दिस इज because it is operated on the switching frequency which ranges from several hundred gigahertz, okay, to several megahertz, okay, in contrast to 15 to gigahertz or which is typically for its main AC frequency। okay, तो ये जो है अभी रियली में क्या है, क्योंकि ये ऑपरेट होता है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, हमें क्योंकि हम जो से ही हम शट डाउन कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे को पूरे कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है यहाँ पर। जैसे हम पावर बटन दबाते हैं, जैसे ही एक ही सेकंड के अंदर पूरा कंप्यूटर को वो पावर देना स्टार्ट कर देता है, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, फिर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो ये होगा हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं रेंजेस ऑफ फ्रॉम सेवरल 100 गीगाहर्ट्ज और सेवरल मेगाहर्ट्ज। अब गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है कि हर एक मिनट के अंदर वो पावर की सर्कुलेशन कितनी होती है यहाँ पर, ये होता है इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर 50-60 मेगाहर्ट्ज होता है यहाँ पर। ओके, आजकल 80 के अंदर भी आ चुके हैं 80 में। और इसका जो मेन जो होती है फ्रीक्वेंसी एसी फ्रीक्वेंसी, तो एसी फ्रीक्वेंसी में से डीसी में लाना और डीसी फ्रीक्वेंसी के अंदर 15 हर्ट्ज 16 हर्ट्ज ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। होगी तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारा जो ये जैसे कि ये 24 पिन का ये आपको होगा आपके डेस्कटॉप के अंदर। सिर्फ ये डेस्कटॉप के अंदर पहले जो पुराने वाले जो होती थी एसएमपीएस उसके अंदर 20 पिन थी,
फिर जैसे जैसे नए नए जनरेशन के मदरबोर्ड आने लगे 1992 में, 1996 के अंदर ये जो होते हैं थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो इसके अंदर 4 पिन और ऐड की गई यहाँ पर। जैसे देखो उसके वोल्टेज को और बढ़ाया गया यहाँ पर, क्योंकि मदरबोर्ड की जो यूज होने वाले सीपीयू की जो पिन्स जो होती है, सीपीयू की जो प्रोसेस होती है, सीपीयू का साथ रैम का स्लॉट बढ़े गए यहाँ पर, इसके नॉर्थ बीच साउथ बीच की सिस्टम काफ़ी बढ़ाई दी गई यहाँ पर। तो ये जो इस तरह से डिजाइनिंग होती थी तो उसके लिए पावर भी जरूरत पड़ गई, पावर की भी जो रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4 पिन इसको अंदर ऐड की गई है यहाँ पर, इस तरह से डिजाइन की गई, और ये 24 पिन का हमारा मेन बन गया यहाँ पर पावर मदरबोर्ड का कनेक्टर। अब मैं आपको ये जो 24 किया है इसके अंदर कौन कौन से वॉल्ट होते हैं वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर समझाऊंगा, लेकिन अभी हम पावर की प्रोसेस हम समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि डेल पेंटियम 2 एंड 3 का है, यहाँ पर ये प्रीसिजन 140 का है, ये भी बहुत अलग अलग कंपनी का है। यहाँ पर ये आपको डायमेंशन यहाँ पर एस 100, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी सारी टेक्नोलॉजी आपके सामने, ये देख सकते हो कि ये बहुत बहुत कुछ आपके सामने मिलेगा। आपकी इसकी टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी उनको उतना पावर नहीं मिला, मतलब कि जितनी भी ये सिस्टम है, पीसीए टेक्नोलॉजी क्या है, एजीपी टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पर वीजीए टेक्नोलॉजी क्या है, ये सीपीयू की सिस्टम क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन जो हमारे नॉर्थ बीच साउथ बीच रैम वगैरह जो होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके अलावा हमारा साटा के हार्ड डिस्क जो होती है, फिर हमारा आईडी, ये बहुत सारे आपको इनपुट आउटपुट चिप्स जो होती है, पीसीआई स्लॉट की टेक्नोलॉजी होती है, पीसीआई एक्सप्रेस की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे जैसे जिसकी जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ेगी उसका लेवल, उसका पावर का जो डिमांड जो होता है वो बढ़ता है यहाँ पर। तो 8 GB स्लॉट ले सकते कि ये ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, ये बैकग्राउंड पोर्ट के अंदर जैसे पैरेलल पोर्ट है, कुछ यूएसबी पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है, हमारा ऑडियो पोर्ट है, PS2 कीबोर्ड माउस है, यूएसबी पोर्ट है, USB 2.0 है, USB 3.0 है। तो ये जो जो जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारे एक मदरबोर्ड की डिजाइन करने वाला जो इंजीनियर होते हैं उनको पता होता है कि सीपीयू कितना पावर लेता है, नॉट बीच कितना पावर लेता है, रैम कितनी रखनी है। एक रैम अगर 4 वोल्ट लेती तो हम 4 वोल्ट की जितनी भी रैम लगे तो कितना वोल्टेज लेगा, 8 GB स्लॉट कितना लगाना चाहिए, पीसीआई स्लॉट की कितने हमें लगाने चाहिए होते हैं यहाँ पर। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उनकी पावर की कैलकुलेशन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ चेक करके ही उसको इसके ऊपर वो कितने वोट का होता है इसका कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर। तो ये जो लगभग ये 600 वॉट का हमारे सामने ये मदरबोर्ड है हमारे सामने। ओके, तो एसुस का PS80-2E पेटीएम मदरबोर्ड है यहाँ पर देख सकते हो कि ये, तो हर कंपनी का एक मॉडल नंबर और उसका सीरियल नंबर का एक होता है यहाँ पर। मॉडल नंबर सीरियल नंबर से हमें पता चलता है कि ये कितना रिक्वायरमेंट है पावर, मतलब इसकी पावर कितनी दोगे तभी ये स्टार्ट होगा यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही एक ऑपरेटर करने वाली जो स्विचिंग ऑन होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए, रेंज वगैरह जो होती है वो 100 गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ वगैरह जो होती है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट होती है यहाँ पर। ये बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है यहाँ पर। तो ये साउथ बीच है, नॉर्थ बीच है, उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग नई टेक्नोलॉजी भी आपके सामने दे सकती है, बहुत सारी साटा रेड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको पीसीआई एक्सप्रेस सिस्टम कितनी लगानी है, तो पीसीआई कार्ड्स अलग अलग हम जैसे लगाते हैं उसको भी पावर की अलग से एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि उसके वोल्टेज के सिस्टम जैसे कि कैपेसिटर्स भी लगाए यहाँ पर, और यहाँ पर और भी बहुत सारे आपकी सीपीयू के साइड अलग छोटी छोटी चीपें लगी होती है। तो इन छोटी छोटी चिप्स जो होती है उनको भी, तो इन सभी टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली पावर चाहिए होते हैं कम। इसके अंदर जैसे एसी पर, अगर एसी पर चलाने की कोशिश करोगे तो पूरा जो हमारा आईसी होगा डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो खराब हो जाएगा, क्योंकि एसी सप्लाई जो है वो अप डाउन होता रहता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो वेव्स होती है काफ़ी कम्प्लीटली नहीं होती, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली पावर मदरबोर्ड को नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड जो होता है वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जितने भी हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं वो डीसी पर क्यों काम करते हैं, क्योंकि डीसी करंट टेक्नोलॉजी पर क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिजाइनिंग, उसकी आईसी जो होती है, उसकी जो चिप्स जो होती है उसको कंटिन्यूसली पावर चाहिए होती है। ओके, ना कम ज़्यादा हो, इसलिए कि एसी के अंदर क्या होता है कि कुछ वोल्टेज जो होती है ड्रॉप हो जाते हैं। ओके,
इस वजह से हमारे जो कंप्यूटर जो होते हैं उसको एसी में से डीसी करंट लाने के लिए ही उसको एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम देख रहे कि यहाँ पर वोल्टेज के अलावा हमारे सीपीयू के अंदर, रैम के अंदर, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, बहुत सारे अलग टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे डेटा भी ट्रांसफर होते हैं, हमारे सिग्नल भी ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर तो पावर भी और डेटा भी ट्रांसफर उस तरह से इसके अंदर बसेस जो होती है क्रिएट होती है यहाँ पर। तो डिस्पाइट द रिड्यूशन इन साइज, जैसे थे कि यहाँ पर ये जो है हमारी ये जैसे तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, जैसे कि छोटे, अब ये जो है यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, अब ये छोटे रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर। ओके, इसके अलावा कैपेसिटर वगैरह आप यहाँ पर है क्या, जैसे कि डिस्पाइट रेडिएशन साइज द पावर सप्लाई टोपोलॉजी इटसेल्फ एंड रिक्वायरमेंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। ओके, तो इंटरफेसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन इन कॉमर्शियल डिजाइनिंग रिजल्ट इन यूजुअली मच ग्रेटर देन कंपोनेंट काउंट एंड कॉन्स्टेंट सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो है रेडिएशन साइज का साइज जैसे कम होता है यहाँ पर उसकी जो सप्लाई जो होती है पावर सप्लाई की, इसके अलावा रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इंटरफेसेस होती है यहाँ पर, उसके अलावा जो कॉमर्शियल डिज़ाइन जो आप जैसे कि जो सिंपल डिज़ाइन होती है, उसके अलावा जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो इसकी जो कंपोनेंट जो होती है वो उसको भी काउंट करना पड़ता है, गिनना पड़ता है, और उसकी कंपोनेंट सर्किट जो होती है वैसे वैसे वो क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि वो काफ़ी पेचीदा हो जाती है। तो देख सकते कि यहाँ पर ए बी सी डी ई ऐसा लेवल लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है। तो यहाँ पर पहले पावर सप्लाई आता है, पावर के बाद ट्रांसफॉर्मर में जाता है, ट्रांसफॉर्मर से कम होकर फिर वो हमारे बीज रेक्टिफायर के अंदर जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखने के लिए हम इंडक्टर लगाते हैं यहाँ पर। साथ ही कैपेसिटर के अंदर हम पास करके उस डीसी वोल्टेज को फिल्टर करते हैं। फिर बहुत सारे अलग अलग हमारे जो इंडक्टर होती है उसको लगाकर हम इसके अंदर पावर को भी मेंटेन करते हैं, लेकिन वो चार्ज होती है यहाँ पर, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक जनरेट करती है। वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रिकल की वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर की सिस्टम क्या होती है, उसकी जो इंडक्टर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी के अलावा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो भी समझाऊंगा यहाँ पर। तो हर तरह का जो इसका जो पार्ट जो होती है वो अलग अलग होते हैं यहाँ पर। ओके, इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अलावा ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं यहाँ पर, उसके कैपेसिटर छोटे छोटे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो देख सकते कि कैपेसिटर है, ये छोटे छोटे कैपेसिटर वगैरह जो होते हैं आपके सामने ये एंटर होते हैं यहाँ पर। तो ये जो देख सकते कि ये छोटे छोटे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर रखा ना, ये देख सकते कि हर कैपेसिटी की अपनी वैल्यू होती है, कोई 15 वोल्ट का, कोई 5 वोल्ट का होता है, कोई 30 वोल्ट का, 35 वोल्ट का होता है, कोई 80 वोल्ट का। जितने भी वोल्ट के कैपेसिटर होते हैं उन कैपेसिटर वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वायर को और इस सिस्टम को। तो इस तरह से इसको डिजाइन करना पड़ता है। ओके, तो कैपेसिटर को ज़्यादा वोल्टेज भी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। जैसे देखिए कुछ बड़े बड़े कैपेसिटर, कुछ छोटे छोटे हैं यहाँ पर। ये जो बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं यहाँ पर, ये 15 वोल्ट के, 30 वोल्ट के, 40 वोल्ट के भी हो सकते हैं यहाँ पर, कि डिपेंड है कि छोटे छोटे साइज होने के कारण ही हमारा ये काफ़ी वोल्टेज हाई लेवल का वो क्या करता है, स्टोर करता है। उसके अलावा इंडक्टर जैसे सिस्टम, छोटे छोटे कैपेसिटर्स, तो ये जो होते हैं उसकी उस ध्यान से उसकी सर्किट के अंदर बनाकर हर एक वैल्यू को ध्यान में रख कर उसको बनाना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, उसकी सर्किट डिज़ाइन करनी पड़ती है और फिर बाद में उसको अंदर ऐड करके सेट करके उसको फिर यहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है वो अलग अलग तरह के कंपोनेंट, उसके पार्ट्स जो होते हैं, वो जो सिस्टम जो होती है, वो पावर आईसी वगैरह जो होती है और भी बहुत कुछ इसके अंदर होता है। आप वो आप मैं आपको समझाऊंगा। ओके, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि उसको हर तरह के अलग अलग वोल्ट के अंदर इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर का ये मेन जो अलग अलग तरह के सिस्टम जो होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम चल सके, इसके लिए हमें अलग डिवाइस के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी अलग अलग तरह की डैमेज वगैरह जो होती है हमारे मदरबोर्ड को ना हो, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक तरह की फ्रीक्वेंसी को भी मेंटेन करते हैं यहाँ पर, और हम साथ ही हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पावर कितना लेवल पर कितने वोल्टेज के अंदर आता है, और साथ ही
अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड के, उस हिसाब से यहाँ पर एसएमपीएस को डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पर। तो एसएमपीएस की जो सर्किट वगैरह जो होती है, उसकी जो वायर्स जो होती है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे, जो पहले तो उसका मेन जो हाई लेवल वोल्टेज होता है, पावर होता है, उसको कम करते हैं यहाँ पर, फिर बाद में यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर अलग तरह के। तो देख सकते हो कि यहाँ पर दो तरह के आपको ये जो है एक पावर आईसी यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये पावर आईसी किस तरह की होती है कि उसका काम ही होता है कि पावर के ऊपर काम करना होता है यहाँ पर। उसके अलावा आपको ब्रिज रेक्टिफायर की भी आईसी मिलेगी, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर आईसी मॉड्यूलर भी बोलते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की छोटी छोटी जो आईसीज होती है, उससे भी बड़े आईसीज होती है। ये क्या करती है, स्पेसिफिक जो उनकी डायरेक्शन के अंदर आने वाला करंट जो होता है वो कहाँ किस जगह पर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जितना हो सके उनका ये जो मेन सिस्टम जो है वो एक तरह का हर जगह से जो पावर आता है रिसीव होता है, इसको सेंड करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अलग जगह पर, उसको शेयर करके उसको अलग अलग वार के अंदर डिवाइड करना होता है वोल्टेज के अंदर। इस हिसाब से यहाँ पर हम इसको पावर आईसी भी रखते हैं यहाँ पर। तो पावर आईसी हमारे एसएमपीएस में भी होती है और हमारे लैपटॉप के अंदर भी होती है और हमारे मदरबोर्ड के अंदर भी होती है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं डेस्कटॉप लेवल की। तो डेस्कटॉप के अंदर आपको आईसी मिलेगी, ओके, पावर आईसी मिलेगी जो एसएमपीएस में होगी, और दूसरी आईसी आपको पावर आईसी मिलेगी आपकी मदरबोर्ड के अंदर भी मिलेगी, आपके लैपटॉप के अंदर भी मिलेगी। तो यहाँ पर डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के अंदर पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग, तो उनकी भी कुछ ऐसी पावर आईसीज होती है यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर भी। तो बेसिकली क्या होता है कि इन आईसीज के ऊपर उनकी जो अलग अलग रेंज के हिसाब से उनकी पावर जो होती है उनको भेज दिया जाता है, और इस आईसी के अंदर जो उनके कंट्रोल करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए, और उनके ऊपर ध्यान से जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो होती है, कुछ ऐसी होती है जो प्रोग्राम आईसी होती है यहाँ पर, जिसको प्रोग्राम किया जाता है, और उसको जैसे ही पावर मिलता है तो उसकी जो दूसरे जो यहाँ पर पॉइंट्स जो होते हैं, पिन्स जो होती है, उस हिसाब से पावर देना स्टार्ट करती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉमर्शियल डिज़ाइन रिजल्ट जो होता है वो यूजुअली हो, साथ ही साथ ग्रेटर कंप्यूटर काउंट हो, और उसका करस्पॉन्ड सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो कम सम हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि ऐसी जो डिज़ाइन जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि दूसरे भी इंजीनियर्स उसको समझे और उसको यूज़ कर पाए, और साथ ही उसके अंदर कोई खामी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं हो कि एसएमपीएस मदरबोर्ड का एसएमपीएस होता है, ऐसा दूसरे भी ऐसे एसएमपीएस होते हैं जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रिंटर का एसएमपीएस भी होता है, फिर और भी बहुत सारे अलग एसएमपीएस होते हैं जो अलग अलग डिवाइसेस के यूज़ होते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कि मेरे सामने और भी दूसरे एसएमपीएस के सर्किट्स वगैरह जो है डायग्राम में आपके सामने देख सकते हो। तो ये जो है ये मदरबोर्ड वगैरह जो होती है यहाँ पर अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूट करने वाले पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पावर को डिस्ट्रीब्यूट मतलब पावर को अलग अलग पार्ट में इसलिए देते हैं क्योंकि हर कंपोनेंट जो होता है वो दूसरे से अलग होता है यहाँ पर, देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आईसी जो होती है, पिन्स वगैरह जो होती है आपके सामने ऐड किया है यहाँ पर, ओके। तो ध्यान से देखिए कि पावर का जो कैप यहाँ पर एक अलग तरह का उसका फ्रीक्वेंसी, उसका रूटीन होता है, और उसका वोल्ट जो होता है उसका सेंड करना, रिसीव करना और डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ पर दे सकती हो। तो ये जो दे सकते हो कि आपके सामने ये आईसीज होती है, उन आईसी के डिस्ट्रीब्यूट होने का पावर और उसका जो पिन्स वगैरह जो होती है ये सेटअप करने का होता है यहाँ पर। तो ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अलग अलग वोल्ट का वायर जो होती है यहाँ पर, जैसे कि 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15, हर तरह का वायर जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर, ओके। तो इन्हेंस करने वाले LS180028 करके इसका नंबर है। बहुत सारी अलग पावर ऐसी होती है जिनकी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली पावर मॉड्यूल, पावर की ऐसी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर की अलग अलग जगह वोल्टेज के अंदर। तो ये सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी को रोकता है यहाँ पर, मतलब कि आधी सर्किट जो होती है वो आईसी ही काम कर लेती है। सर्किट जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, उनकी अंदर जो इम्पोर्टेंट जो काम होता है कि जो पावर मेन आता है, जो हाई लेवल का वोल्टेज आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं यहाँ पर जो हाई वोल्टेज और यहाँ पर लो वोल्टेज है,
तो यहाँ पर लो वोल्टेज के अंदर छोटे छोटे आईसीज वगैरह जो होती हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे मदरबोर्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बड़े हाई वोल्टेज होते हैं, उसको कम करने के लिए होता है यहाँ पर से यहाँ पर डीसी जो हाई वोल्टेज हो उसको बना दिया जाता है और फिर सामने यहाँ पर भेज दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे आईसीज वगैरह जो होती है हमारे एसएमपीएस के अंदर, जो उसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह जो की जाती है वो इसलिए होता है क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पावर को। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि स्विचिंग रेगुलेटर आर यूज द रिप्लेसमेंट ऑफ और लाइनर रेगुलेटर व्हेन हायर एफिशिएंसी। तो स्विचिंग रेगुलेटर देख सकते कि ये जो बड़े बड़े कैपेसिटर क्यों लगाए जाते हैं और छोटे छोटे कैपेसिटर क्यों, क्योंकि जहाँ हाई वोल्टेज होगा उसको हाई लेवल के ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे। छोटे लगाने की कोशिश करोगे तो वो जल जाएंगे, उसको इतना कैपेसिटी नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पर किस तरह का कितना वोल्ट का आता है और कब यूज़ करना चाहिए। स्मॉलर साइज और लाइटर वेट आर रिक्वायर्ड। तो इसको इस तरह से बनाया गया कि स्मॉल्स भी साइज हो और कम भारी हो जो जरूरी हो। तो कैपेसिटर्स वगैरह दे सकते हो, स्मॉलर वगैरह है, ट्रांसफॉर्मर दे सकते हो। दे आर होवेवर मोर कॉम्प्लिकेटेड स्विचिंग करंट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल नॉइज प्रॉब्लम। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्विचिंग करंट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल नॉइज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत कारण होते हैं। इसका कारण ये इफ नॉट केयरफुली surfaces आर सिंपल डिजाइन में भी हैव पुअर पावर फैक्टर। तो कभी कभी क्या होता है कि पुअर पावर का फैक्टर का मतलब होता है कि केयरफुली इसको बनाया गया नहीं होता या फिर केयरफुली इसको डिज़ाइन नहीं किया होता है, उसको सिंपल रखते हैं। तो इसका क्या होता है कि वो पुअर पावर फैक्टर हो जाता है, मतलब वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से इतने सारे कंपोनेंट लगाकर उसका टेस्टिंग करते हैं। उसका टेस्टिंग करने के बाद उसकी जो कौन सी आउटपुट सिस्टम मिलती है वो हमें रिजल्ट मिलता है, तब जाकर हमारा जो है ये एसएमपीएस परफेक्ट बनता है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि हमारा जितना भी हमारा मदरबोर्ड है, यहाँ पर जितना भी हमारे सिस्टम जो यूज़ करने वाले जो हमारे कंप्यूटर जो होते हैं, तो बेसिकली जो हमारे लाइन पावर सप्लाई वगैरह जो होते हैं नॉन एसएमपीएस जिसको कहते हैं, तो uses liner regulator provide design output voltage by dissipating excess power losses. Example resistor or in collector limited region of pass transistor in its active mode. तो लाइन पावर सप्लाई जो होती है वो नॉन एसएमपीएस होती है, मतलब कि एसएमपीएस नहीं होती, वो लाइनर रेगुलेटर की तरह काम करता है यहाँ पर। ओके, और वो आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो एक्सेस पावर करता है तब कब लूजेस के अंदर होते हैं, उसको नॉन एसएमपीएस बोलते हैं। तो ऐसे जो एसएमपीएस के अंदर कंपोनेंट जो पावर को लूज करते हैं, मतलब कि पावर को ड्रॉप करते हैं, पावर को कम करते हैं। इसका एग्जांपल बेस जो है वो रजिस्टर होता है। यहाँ पर रजिस्टर का काम ही होता है कि एक वे होता है पावर का, मतलब रास्ता होता है, उस रास्ते के हिसाब से जो मान के चलते कि कोई 110 वोल्ट का है तो इसको रोकना है, इसको कम करना है, 5 वोल्ट में लाना है। तो इसके लिए आपको आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से इसको बनाना होगा। तो जो 110 वोल्ट से 5 वोल्ट में लाना है तो जितना भी जो उस दूसरा पावर होता है उसको लूज करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं इसको खोना पड़ेगा आपको। यही चीज़ें होती है। तो इसके लिए हम करते हैं क्या, रजिस्टर इमीटर रजिस्टर वगैरह जो होती है, ये जैसे कि कहाँ 240 वोल्ट का हमारा एसएमपीएस और कहाँ हमारे 5 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम कॉमन यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम 12 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हम 10 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हम 3 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी 100 वोल्ट या 110 वोल्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हमने यूज़ करने की कोशिश भी की तो वो हमारा मदरबोर्ड जो है ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको उतने ही पावर देनी चाहिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, उस हिसाब से। तो इन सब को क्या करना पड़ता है, जो हाई वोल्टेज है उसको कम करने के लिए उसको पावर को पास करना पड़ता है। कहाँ से, रजिस्टर से, यहाँ पर उसके कलेक्टर से, यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर से। तो ये जो होता है इससे क्या होता है कि हमारा वोल्ट जो होता है, हमारा वोल्टेज जो होता है वो कम कर दिया जाए इसी वजह से। तो हर वो वोल्ट
जैसे तो कि यहाँ पर कौन सी पिन में कितना वोल्ट होना चाहिए, कितने सिस्टम के अंदर कहाँ पर यूज़ होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखिए कि हर कंपनी के मैंने आपके सामने रखा है ये एक डेल पेंटियम और 2, 3 और प्रिसिजन 410 और डायमेंशन कंपनी का, तो 3 तरह की मैंने आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पर। और हर यहाँ पर SMPS के अंदर आपको पिन देख सकते कि अलग अलग, यहाँ पर ये 20 पिनों का, ये पुराने वाले ज़माने की मदरबोर्ड के अंदर होता था, सेकंड और थर्ड जनरेशन के अंदर जो आप आते थे यहाँ पर। तो लाइनर रेगुलेटर इधर और आउटपुट वोल्टेज और करंट dispensing accessing electrical power in the form heat. तो output voltage, current voltage and hence in maximum power necessity is voltage in since volt difference is wasted. तो कहने का मतलब ये है कि लाइनर रेगुलेटर जो होता है, अब हम जब भी हम कोई वोल्टेज आउटपुट होता है, वोल्टेज इन होता है, मतलब आउटपुट हमें मिलता है या इन मिलता है, तो इसका डिफरेंस क्या होता है, इसको हम वेस्ट करना पड़ेगा, उस वोल्टेज को हमें वेस्ट करना पड़ेगा, वरना हमारा जो वोल्ट है ज़्यादा हम दे देंगे तो हमारा 100% मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो जो 20 पिनों का आपका मदरबोर्ड होता है, तो 20 पिनों का ही आपको मदरबोर्ड को इंटर करोगे। अगर उसके अंदर 4 पिन नहीं कहे तो आप यूज़ नहीं करोगे। अगर 20 पिनों का यूज़ करोगे तो 20 पिनों के मदरबोर्ड के अंदर कितना वोल्टेज होता है ये आपकी डिपेंड होता है। नॉन SMPS का मतलब यही होता है कि वो यूज़ करते वक्त हमारे जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसको नॉन SMPS की तरह काम करता है वो। तो 5 वोल्ट कहीं पर, 12 वोल्ट कहीं पर, 3 वोल्ट कहीं पर, यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के वोल्टेज होते हैं यहाँ पर। तो उन वोल्टेज को कहाँ कितना भेजना है ये हमारे मदरबोर्ड के ऊपर पहले से ही डिज़ाइन किया गया होता है, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देख सकते हो कि रैम मान के चलते 3 वोल्ट की रैम लेता है यहाँ पे वोल्ट, तो इस हिसाब से स्टार्ट होता है। तो आपको पता चल गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि SMPS का चेंज आउटपुट वोल्टेज और करंट किससे होता है यहाँ पर। ओके, तो वोल्टेज और वोल्ट के बारे में आप सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छी तरह से। और इसके अलावा SMPS के चेंजेस आउटपुट और वोल्टेज किस तरह की होती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है SMPS और वोल्टेज ड्रॉप वगैरह क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि SMPS चेंजेस आउटपुट वोल्टेज और करंट क्या होता है, किस तरह से होता है, इसकी प्रोसेस किस तरह से होती है। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके,
तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।